हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फिफ्थ यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया था और गॉस लॉ के बारे में पढ़ लिया था। और इस सिक्स्थ वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जो होगी, इस सिक्स्थ वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। तो गॉस लॉ के डिफरेंट एप्लीकेशंस में से एक छोटा सा पार्ट होगा कि हम किसी कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज जो है सरफेस पे जाता है, ये प्रूव करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमेट्रिकल केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग गॉस लॉ, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। तो इस तरह के केसेस की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसके अलावा किसी नॉन यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी के अंदर अगर स्फेरिकल कैविटी है तो उस कैविटी के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सारी चीज़ें निकालेंगे। तो ये इतने सारे पार्ट हम लोग थ्योरेटिकल वाले पार्ट भी करेंगे और इन सब पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। शुरुआत हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, फर्स्ट वाला यहाँ से देखते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का, वो है कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को हम चार्ज दे देते हैं तो एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आता है कि जो भी चार्ज होता है वो सारा का सारा उस कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे आता है। अब इस चीज़ को कैसे प्रूव किया जाए, ठीक है। तो प्रूव हम कर सकते हैं बाई कॉन्ट्राडिक्शन। मैं आपको कह रहा हूँ, रिजल्ट पहले स्टेट कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये मान लो ये ब्लू कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए कंडक्टर, ठीक है। और इस कंडक्टर को मैंने किसी भी मेथड से चार्ज कर दिया, लेट्स से इसको क्यू चार्ज दे दिया मैंने। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा चार्ज जो है ना, इसके सरफेस के ऊपर चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चले जाएगा, अंदर में कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब इसी चीज को अगर हमें प्रूव करना है तो लेट अस से हम कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू प्रूव करने की कोशिश करें। कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा मान लें। मतलब कि इस केस में हम लोग मान लें कि सरफेस पे नहीं चार्ज बल होगा सारा का सारा, बल्कि कुछ ना कुछ चार्ज तो अंदर भी होगा। तो अगर हम मान लें कि अंदर में कुछ चार्ज है, लेट से यहाँ पे अंदर में भी कुछ चार्ज मान लिया, स्मॉल क्यू चार्ज है, बाकी चार्ज मान लिया सरफेस पे है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब प्रूव कैसे करें कि ये स्मॉल क्यू जीरो होगा? हमें तो प्रूव यही करना है कि अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है। तो वो कैसे करेंगे कि मान लो जो ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसकी आउटर सरफेस के जस्ट अंदर अंदर से एक सरफेस चूज कर लो जो कि क्लोज्ड हो, इस तरह का। तो ये डॉटेड लाइन जो मैं बनाते जा रहा हूँ, ये बेसिकली क्या हो गई, एक गॉसियन सरफेस हो गई, ठीक है, गॉसियन सरफेस हो गई। अच्छा, एक रिजल्ट हमें पता ही है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो। तो जो गॉसियन सरफेस मैंने लिया है, इस सरफेस का हर एक पॉइंट बेसिकली कंडक्टर के अंदर है, तो सब जगह ई जीरो है। तो अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूंगा इस गॉसियन सरफेस से, तो दैट फाई मस्ट बी इक्वल टू ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, यही तो लिखते हैं हम लोग। अच्छा, ई अगर जीरो है तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी फ्लक्स नहीं जा रहा है थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। और किसी गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स जाता है वो किसके बराबर होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाई अपसाइलन नॉट के। और यहाँ से हमारे पास चूंकि रिजल्ट आ गया कि फाई जीरो है, इसका मतलब क्यू इनक्लोज्ड भी कितना है, जीरो है। तो अंदर वाला इनक्लोज चार्ज कितना था, क्यू था। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो क्यू की वैल्यू जीरो प्रूव कर दी, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग कोई भी चार्ज देंगे तो वो उसके सारे सरफेसेस पे जाएगा, है ना। मतलब जैसे कंडक्टिंग बॉडी होने को ऐसे कैविटी वाली भी हो सकती है कि मान लो एक जैसे स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, इसके अंदर का कुछ पार्ट काट के निकाल दिया, है ना। मतलब यहाँ पे बेसिकली कंडक्टर है। तो अब आउटर सरफेस का मतलब ये होगा कि ओपन सरफेस, ओपन टू एयर, सिंपल ऐसा देखो। तो अगर हम लोग कुछ चार्ज देंगे तो वो क्यू चार्ज इसकी ऐसे वाली बाहर वाली सरफेस पे भी आ सकता है और अंदर वाली भी सरफेस पे जा सकता है। तो ओपन सरफेसेस पे ही चार्ज आएगा, अंदर बॉडी के अंदर कहीं पे भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना।
तो ये कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है और ये चीज़ याद तो अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि बहुत जगह हम लोग यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के केसेस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन केसेस में गॉस लॉ से निकालना आसान होता है, या इनफैक्ट उन्हीं केसेस में हम लोग निकालते ही हैं जहां पे हमें कुछ सिमिट्री मिले। सिमिट्री मिले दैट मीन्स ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन वाला पार्ट निकालना कैलकुलेट हो। अगर ये इंटीग्रेशन के लिए आपको मैथ्स ही लगानी पड़ रही तो कोई खास फायदा ही नहीं हुआ ना। तो अगर इसकी मैथ सिंपल रहेगी तो उसी केस में हम लोग लगा पाएंगे। और वो सिंप्लिसिटी का एक पैरामीटर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जो भी गॉसियन सरफेस ऐसी लो, उस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो। उस गॉसियन सरफेस पे एटलीस्ट पार्ट में, कुछ पार्ट में कांस्टेंट है, कुछ पार्ट में कुछ, मतलब बेसिकली ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन निकालने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से निकल जाए। अगर ये काम कर सकते हो तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आसानी रहेगी। तो अब ये करके देखते हैं एक एक केस में कि कैसे देखो आसान बनाता है चीज़ें। जैसे पॉइंट चार्ज का केस ले लेते हैं। मान लो एक पॉइंट चार्ज है सेंटर पे, यहाँ पे मान लिया इस वाली जगह पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। स्मॉल क्यू चार्ज से कैपिटल आर डिस्टेंस पे मान लो मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे। तो सिर्फ इतना चीज़ तो मैं सिमेट्री से कह सकता हूँ कि फील्ड जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। फील्ड लाइन तो मुझे पता ही है ऐसे बाहर जाएंगी रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस पॉइंट पे इधर की तरफ होगा। अच्छा, कैपिटल आर डिस्टेंस पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू से जाके मैं एक अगर स्फीयर बना दूं, तो स्फीयर का हर एक पॉइंट चूंकि इस पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है, तो बाई सिमेट्री हर जगह सेम फील्ड होनी चाहिए। और किसी भी जगह जाके वहां पे मैं बहुत छोटा सा एरिया अगर लूं, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन है वो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो भी 0 डिग्री आएगा, चाहे जहां ले लो, है ना। यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा एरिया लो तो यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। हर जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि पॉइंट चार्जेस से डिस्टेंस सेम है, सिमेट्रिक होनी चाहिए, है ना। और एरिया वेक्टर के साथ एंगल 0 है, तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा निकालना। कैसे? ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन अब सिंपली क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया। क्योंकि ई डॉट डी ए के इंटीग्रेशन में जैसे मैं डॉट प्रोडक्ट कॉस 0 में लगाऊंगा तो सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा, ई मल्टीप्लाइड बाई डी ए कर दूंगा, क्योंकि एंगल बीच का कितना है, 0 है। तो ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो ए हो गया ई, बी हो गया डी ए, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो हमें ये भी पता है कि ई इज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लो। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, ये पूरी सरफेस का एरिया, और स्फीयर की सरफेस का एरिया कितना होता है, 4πr²। अच्छा, ये आ गया टोटल फ्लक्स। और अगर मैंने यही गॉसियन सरफेस, इसी स्फीयर को ले लिया गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे सेंटर पे रखे क्यू चार्ज को ही इनक्लोज चार्ज बोलेंगे, और तो कोई चार्ज है नहीं। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज विच इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से रिजल्ट आ गया इतना, और ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कैपिटल के होता है, तो वही सेम रिजल्ट आ गया ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये सेम यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक केस और इसी पे देखते हैं। मान लो हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा का। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वाले ही केस में कर पा रहेंगे, क्योंकि अब वहाँ पे हमें सिमेट्री का यूज़ पता है। तो इस लाइन से डी डिस्टेंस पे फील्ड हमें निकालना है, तो सिमेट्री के यूज से ही हम बता सकते हैं कि अगर ऐसे लाइन चार्ज है तो यहाँ पे फील्ड जो होगी ऐसे बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड सब डायरेक्शन में ऐसे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और यहाँ पे अगर मैं लूँ तो एरिया वेक्टर, ये सब सेम है। अब मैं एक गॉसियन सरफेस ऐसा सेलेक्ट करता हूँ जहाँ से फ्लक्स निकालना ईजी है, तो सबसे बढ़िया वो कौन सा गॉसियन सरफेस होगा, एक सिलेंड्रिकल। तो एक सिलेंडर मैं एल लेंथ का लेता हूँ ऑफ रेडियस डी, जिसकी एक्सिस जो है बेसिकली लाइन चार्ज के ऊपर ही रखी है, और इसको घेर देता हूँ बिल्कुल इस तरह से, मतलब ऊपर और नीचे भी ये डिस्क के शेप के ढक्कन मैंने लगा दिए, साइड में है ही सिलेंडर, तो मतलब ये बंद हो गया पूरा, ये क्लोज सरफेस बन गया। तो अब इसको गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। इस गॉसियन सरफेस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड इस तरह से जाती हैं, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस को तो क्रॉस करके निकल रही हैं, लेकिन जो ऊपर और नीचे वाले ढक्कन है ना, जो ऊपर और नीचे वाली डिस्क हैं, उनसे तो कोई भी लाइन ऐसे क्रॉस करके जा ही नहीं रही, उसके बराबर में निकल रही है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि
अगर इस डिस्क के किसी भी पॉइंट पे ऊपर मैं यहाँ पे जाऊँ तो फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड मतलब इधर की डायरेक्शन में है, और चूंकि ये डिस्क इस तरह की है, ऐसी है, इसका नॉर्मल जो होगा, इसका परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जो होगा, वो वाली डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर की, तो डी ए वेक्टर तो इधर की तरफ हो जाएगा, है ना। तो अब ऊपर वाले डिस्क से नीचे वाले डिस्क से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है, जीरो, सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर से जा रहा है। मैग्नीट्यूड चूंकि सेम डिस्टेंस पे है एक्सिस से, तो सेम होगा, एरिया वेक्टर के साथ एंगल हर जगह जीरो है, तो पिछले जैसा ही केस हो जाएगा। ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाइड बाई कर्व्ड सरफेस का एरिया विच इज 2 पाई इंटू रेडियस डी इंटू लेंथ एल। इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, तो लाइन चार्ज का एल लेंथ का हिस्सा ही तो उस सिलेंडर के अंदर में है ना, तो यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, एल लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स एल। ठीक है, यहां से फिर से वही गॉस लॉ लगाओ, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्यू इनक्लोज लैम्डा एल है, रिजल्ट आ गया ये इतना, और ये रिजल्ट एग्जैक्टली वही है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से कितना रिजल्ट आया था, 2 कैपिटल के लैम्डा बाय डी। कैपिटल के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो सेम रिजल्ट आ रहा है। तो यहां से एक तरह से हम वेरीफाई भी कर रहे हैं, और दूसरा हम लोग एक्चुअली एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं कि गॉस लॉ से कैसे ये सारी चीजें करी जा सकती हैं। ठीक है ना। एक और केस लेते हैं, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ले लेते हैं। शीट ऑफ चार्ज क्या है, बेसिकली कि चार्जेस एक प्लेन में रखे हुए हैं, किसी बॉडी पे समझने की जरूरत नहीं है, किसी बॉडी पे नहीं है, वो बस ऐसे ही चार्ज फैले हुए हैं, है ना, एक प्लेन में चार्ज फैले हुए हैं, और वो प्लेन का एरिया कितना है, अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट, अप्रोक्सीमेटली नहीं, बेसिकली इनफाइनाइट। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल थ्योरेटिकल, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ा ना कोई इनफाइनाइट लेंथ का कुछ इनफाइनाइट एरिया का बना दोगे, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेशन में हम मान सकते हैं कि अगर कोई एरिया बहुत बड़ा है और उसके बिल्कुल आसपास में रह रहे हो तो वो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट एरिया का है, उस पर चार्ज जो है सिग्मा चार्ज डेंसिटी का चार्ज रखा हुआ है। अब ऐसा करो ना कि एक सिलेंडर ले लो, एक सिलेंडर ले लो जिसका मिड पॉइंट उस एरिया को काट रहा हो, सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला ले लो ए। ठीक है, तो अब देखो इसके कर्व्ड वाले सेक्शन से कोई फील्ड नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइटली लार्ज ऐसी शीट है ना, तो उसकी वजह से फील्ड ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ, इस साइड में ऐसे निकलेगी इधर की तरफ। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो क्रॉस सेक्शन है उस वाले एरिया की तो डायरेक्शन में है, बट जो कर्व्ड सरफेस था उस वाले एरिया में देखो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90, मतलब कोई भी फ्लक्स कर्व्ड वाले पार्ट से नहीं जाएगा, ये फ्लैट वाले पार्ट से जाएगा। तो अगर टोटल मैं निकालने लग जाऊं कि टोटल फ्लक्स कितना आएगा, तो टोटल फ्लक्स ई डॉट डी ए के इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर रखूं तो कर्व्ड वाले पार्ट से मैंने उठा के लिख लिया 0, ये तो कर्व्ड पार्ट का आ गया। राइट वाले साइड से ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ई मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ई ए के बराबर हो गया, और लेफ्ट साइड से भी चूंकि फ्लक्स बाहर की तरफ ही फील्ड लाइन निकल रही है तो फ्लक्स उधर भी पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पे भी ई ए, तो दोनों साइड ई ए मिला के कितना हो गया, 2 ई ए। और इनक्लोज चार्ज बेसिकली सिलेंडर के अंदर में जितना सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है उतने एरिया का ही ये वाले पार्ट का, ये वाले पार्ट का एरिया भी सेम होगा ना, ए के बराबर, उतना ही एरिया बेसिकली शीट ऑफ चार्ज का है। तो 1 यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा, तो ए एरिया का चार्ज हो गया सिग्मा टाइम्स ए। अब यहाँ पे गॉस लॉ लगा दिया, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया ई की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उसके बाद एक और केस लेते हैं जिसमें जो है एक प्लेन पे, है ना, कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर चार्ज रखा हुआ है और उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना। तो मान लो एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के बाद वाला नेक्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, मतलब एक प्लेन शीट है बट वो चार्ज की शीट नहीं है बल्कि एक कंडक्टिंग बॉडी है, मान लो मेटल की शीट है। ठीक है, मेटल की एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है। तो अगर कोई फिजिकल बॉडी होगी, कितनी भी पतली हो, कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी, तो ये वाला पार्ट जो दिखा रखा है मैंने, ये एक थिकनेस है उसकी, है ना। इसको सामने से ऐसे देखोगे तो इस तरह से कुछ दिखाई पड़ेगा, बेसिकली ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। अब इसके दो सरफेसेस हो गए, एक इसका राइट सरफेस, ऐसे कोई भी मैं बोर्ड या प्लेन बोलूं कि ये मान लो ये मेरे हाथ पाम को ऐसे बोल दूं कि ये प्लेन है, शीट है, ठीक है, कंडक्टर की मान लो ये है, तो इसका एक सरफेस ये वाला लेफ्ट इस साइड का हो गया, दूसरा इस साइड का हो गया, बीच में क्या है, बॉडी है।
तो अगर चार्ज हम लोग सिमेट्री से देखें कि अगर इस पर चार्ज देंगे तो दोनों साइड सेम सेम चार्ज आ जाएंगे, और सारे चार्ज कंडक्टर पे क्या होते हैं, सरफेस पे ही होते हैं। कंडक्टर पे सारे चार्ज क्या होते हैं, सरफेस पे ही होते हैं। तो अगर इस वाली साइड पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो दूसरी वाली साइड पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा ही होगी। अब इसकी वजह से मुझे फील्ड निकालना है, तो अब जो पिछली केस में सिलेंडर लिया था वो हमने दोनों साइड ऐसे सेम डिस्टेंस पे ले लिया था। अब की हम क्या कर रहे हैं कि सिलेंडर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया ना इस बॉडी के कितना भी थिकनेस कम होगी उसके बीच में कहीं तो इमेजिन कर ही सकते हो। तो एक एंड जो है उसका सिलेंडर का हमने इस बॉडी के कंडक्टिंग शीट के अंदर ही रख दिया है। फायदा क्या हुआ कि अंदर वाले पॉइंट पे तो इनसाइड एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ई डॉट डी ए के इंटीग्रेशन में जो काम हमने पिछली बार किया था वो काम सब यहाँ पे चलेगा। बस पिछली बार दोनों सरफेसेस से यहाँ से भी फील्ड लाइन निकल रही थी और यहाँ से भी निकल रही थी। अब दूसरे वाले एंड से कोई फील्ड लाइन नहीं निकल रही है। यहाँ पे जो 2a आ गया है गलत आ गया, ये बेसिकली क्या होगा, a टाइम्स e होगा। ठीक है, एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 2a ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इस वाली साइड से कोई भी फील्ड लाइन नहीं निकल रही है, इनक्लोज चार्ज सेम है और उससे रिजल्ट आ गया अब इस केस में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को मतलब फॉर्मूले की तरह नहीं भी याद रखते हो, नॉर्मल केसेस में जब भी कुछ बोला जाएगा कि एक बॉडी है, एक शीट है, उस पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, दैट मीन्स वो दोनों साइड का मिला के सिग्मा देता है। ठीक है, अब इसी केस को अगर तुम्हें ऐसे निकालना होता कि यहाँ पे मान लो इस साइड भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस साइड भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और इस वाले पॉइंट पी पॉइंट पे फील्ड बताना है, तो तुम ऐसे भी कह सकते हो ना कि ये दो अलग अलग शीट ऑफ चार्ज हैं और दोनों के राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, तो दोनों की चार्ज डेंसिटी को मिला दो। क्योंकि ये चीज़ तो रिजल्ट में हम लोग देख ही रहे हैं ना कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। शीट से कितनी भी दूर चले जाओ, फर्क किस चीज़ से पड़ता है, बस ओरिएंटेशन से। इस शीट के अगर राइट में हो और सिग्मा पॉजिटिव है तो फील्ड राइट में होगी, इस शीट के अगर लेफ्ट में हो सिग्मा पॉजिटिव है तो फील्ड किधर होगी, लेफ्ट में होगी। तो बस डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। तो अगर ये दो अलग अलग शीट ऑफ चार्ज मान ली जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा दोनों की है अलग अलग, और पी पॉइंट पे हमें निकालना है, तो दोनों के राइट में ही है ना, तो दोनों का सिग्मा जोड़ दो। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हो कि ये 2 सिग्मा की शीट ऑफ चार्ज है, जिसकी वजह से फील्ड का रिजल्ट शीट ऑफ चार्ज का हमारा क्या आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बस सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इतनी फील्ड होगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वही रिजल्ट तो आ रहा है, यही सेम रिजल्ट आ रहा है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। पहला प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम करेंगे। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम ये देखो, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, पॉज करो जल्दी से करो इसे, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो तो कर लिया अगर, तो एक बार इसका सोल्यूशन देखो। अब यहाँ पे पी पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है। 3 शीट ऑफ चार्ज हमको दे रखी है, एक जिसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, एक उसके ऊपर है जिसकी है -2 सिग्मा, और एक इसके ऊपर है जिसकी है प्लस सिग्मा। हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे है पी पॉइंट, और अपवर्ड वाली डायरेक्शन को हमने बोला हुआ है कि दिस इज जेड डायरेक्शन या के कैप की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो जो पी पॉइंट के नीचे की दो शीट हैं, इन दोनों शीट के लिए पी पॉइंट ऊपर की तरफ है, मतलब एक ही ओरिएंटेशन है, तो दोनों के सिंगल शीट बना लो। तो ये दोनों की सिंगल शीट बना के जो चार्ज डेंसिटी हो गई -2 सिग्मा और माइनस सिग्मा मिला के कितनी हो गई, -3 सिग्मा हो गई। अच्छा, प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी होती तो उसकी वजह से फील्ड जाता ऊपर की तरफ, है ना, रिपल्सिव फोर्स लगाता है यहाँ के 1 कूलम के चार्ज को, और -3 सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो अब वो फील्ड लगाएगा नीचे की तरफ ऐसे, है ना। कितना लगाएगा, 3 सिग्मा वाला पार्ट मैग्नीट्यूड की तरह ले लिया, तो 3 सिग्मा, सेम कलर से ही बनाता हूँ, 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, शीट ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, ऊपर का जो प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है उसकी वजह से जो फील्ड आएगी, अगर ग्रीन से बनाऊं तो उसकी वजह से फील्ड जाएगी वो नीचे की तरफ, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, कितना लगाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब दोनों पार्ट की वजह से जो फील्ड आ रही है वो सेम डायरेक्शन में आ रही है, 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट हो जाएगी वो किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में कितनी हो गई, 3 + 1 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 4 बाई 2 कितना हो गया, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फील्ड आ गई, और हमको पहले ही बताया कि अपवर्ड डायरेक्शन इज प्लस के कैप, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इज माइनस के कैप, तो यहाँ पे अब इसमें माइनस के कैप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी वाला आंसर आ गया। अच्छा ये छुप गया, तो मैं इसको इधर बना देता हूँ। ये वाला पार्ट -2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के कैप, सी पार्ट आ गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये वाला प्रॉब्लम देखो। तो इस प्रॉब्लम को अब करते हैं एक बार कि देखें कैसे होगा ये प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम था, इसमें 2 पॉइंट्स ए एंड बी पॉइंट पे यहाँ पे फील्ड निकालना है, और फिर उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का। ठीक है, तो पहले ग्राफ वाली चीज़ को ही देखते हैं, और उसी में अपने आप ही ऑटोमेटिकली ए एंड बी पॉइंट की फील्ड अपने आप ही निकल जाएगी। तो शुरुआत ऐसे ही इसी वाले लास्ट पार्ट से ही शुरू कर देते हैं। तो मान लो ये हमने बना ली एक्स एक्सिस, ठीक है, और इधर की तरफ बना लिया मान लो हमने वाई एक्सिस, या y की जगह हमको इस पे प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, तो लेट अस से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सिस, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पता है चूंकि शीट ऑफ चार्जेस की वजह से जो फील्ड आती है वो डिपेंडेंट नहीं होती डिस्टेंस के, वो बस एक चीज़ पे डिपेंडेंट होती है कि उसके राइट हो लेफ्ट हो, डायरेक्शन बदल जाती है फील्ड की। तो उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे 4 पॉइंट ले लो या 4 रीजन ले लो, है ना। पॉइंट 1 मैं ये वाला ले रहा हूँ विच इज ओरिजिन के लेफ्ट में है। इसको एक सिंगल पॉइंट, इस पे कहीं पे भी चले जाऊंगा, ओरिजिन के लेफ्ट में मैं कहीं पे भी चले जाऊंगा, सब जगह फील्ड सेम होगी क्योंकि तीनों शीट के लेफ्ट में वो पॉइंट है। अच्छा, फिर उसके बाद ओ पॉइंट और यहाँ पे 3 सिग्मा वाली शीट और माइनस सिग्मा वाली शीट के बीच में यहाँ पे कहीं पे पॉइंट 2 ले लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट 2 ले लिया मैंने। इसमें देखो +3 सिग्मा वाले के राइट में और बाकी दोनों के लेफ्ट में है, तो हर जगह फील्ड सेम होगी। सिमिलरली यहाँ पे बी पॉइंट कहीं पे हो गया सेकेंड एंड थर्ड शीट के लिए, और 2 सिग्मा के बियॉन्ड वाले सारे पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट ले लो, ए पॉइंट है, हर जगह पे ही सेम फील्ड होगी। तो पहले ए पे फील्ड निकाल लेते हैं, इन चारों पे ही फील्ड निकालना है और फिर ग्राफ प्लॉट करना है हमें। तो पहले ए पॉइंट पे निकालो। देखो ए पॉइंट के लिए बेसिकली तीनों शीट के राइट में है, तो तीनों को मिला के एक कंबाइंड शीट बना सकते हैं, और वो कंबाइंड शीट क्या हो जाएगी, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तीनों के सिग्मा को ऐड कर दो, तो +3 सिग्मा -सिग्मा -2 सिग्मा मिला के कितना आ गया, 0। तो अब कोई शीट का चार्ज ही नहीं है इफेक्टिवली, तो ए वाले पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, 0 होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी 0। ठीक है, अब आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो देखो बी पॉइंट बीच में जो पड़ रहा है उसके लिए ये पहली और दूसरी वाली शीट के राइट में है, मतलब कि पहली एंड दूसरी शीट को मिला के मैं जोड़ सकता हूँ। इन दोनों को जोड़ लिया तो चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई, +2 सिग्मा, है ना। +3 और -1 कितना हो गया, +2 हो गया। उसकी वजह से जो फील्ड होगी राइट की डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं, सिग्मा की जगह 2 सिग्मा। अच्छा, लेफ्ट में जो तीसरी वाली शीट है -3 सिग्मा की, वो अब अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि वो भी राइट की तरफ ही फील्ड लगाएगी। ग्रीन से अगर मैं दिखाऊं तो वो लगाएगी अब अगेन कितना, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ रहे हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी लिखूं, ई बी, तो ई बी की वैल्यू मेरे पास हो जाती है 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 वाले पॉइंट के लिए निकाल लेता हूं मैं, 2 एंड 1 के लिए भी निकालना है, तो 2 वाले पॉइंट के लिए निकालोगे तो 2 वाले पॉइंट के लिए बेसिकली ऐसे कह सकते हो कि ये माइनस वाली दोनों शीट के लेफ्ट में है, तो इन दोनों को एक जैसे बना सकते हो, और एक +3 सिग्मा वाले के लिए राइट में है। तो 2 पॉइंट के लिए अगर देखोगे तो +3 सिग्मा की वजह से राइट की डायरेक्शन में 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड होगी, और बाकी जो दोनों हो गई माइनस सिग्मा और -2 सिग्मा की, उसकी वजह से भी राइट की डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है ना, तो अपनी तरफ फील्ड लगाएंगे,
मतलब कि खींचेंगे यहाँ पे रखे हुए 1 कूलम के चार्ज को, इसी से हम डायरेक्शन निकालते हैं फील्ड का, है ना। मैग्नीट्यूड भी, इनफैक्ट किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना तो क्या करो, वहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रख दो, देखो कितना फोर्स लग रहा है, तो राइट में ही लगेगा ना। और वो भी कितना लगेगा, 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे माइनस नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि माइनस का यूज मैंने ऑलरेडी कर लिया डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो अब ये 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को उठा के जोड़ दिया तो कितना आ गया, 6 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन 2 विल बी इक्वल टू 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 1 वाले के लिए फिर से सेम वही कहानी है जो ए के हुई, कि तीनों की लेफ्ट में है और तीनों की चार्ज डेंसिटी को ऐड कर रहे हैं तो जीरो ही आ रहा है, तो E1 इक्वल टू जीरो। तो हमें ओरिजिन के लेफ्ट में तो फील्ड प्लॉट करने की जरूरत नहीं, बेसिकली प्लॉट भी करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये जीरो है, से इधर की तरफ तो जीरो है। उसके बाद हम बना लेते हैं अलग अलग रीजन, x इक्वल टू डी वाले पॉइंट तक, x इक्वल टू 2D वाले पॉइंट तक, और x इक्वल टू 2D के आगे, मतलब इस वाले पॉइंट के, यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट के आगे में फील्ड कितनी है, जीरो है, तो इसके आगे तो फील्ड हो गई जीरो। इधर बीच में करना है, x इक्वल टू 0 से d के बीच में बेसिकली 2 वाले पॉइंट्स हैं, कोई भी जगह ले लो, सब जगह सेम ही आ रहा है, 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस जगह सब जगह कांस्टेंट फील्ड आ रही है, विच इज 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरह का कुछ कांस्टेंट फील्ड फोर्स आ गया। वैल्यू जो है फील्ड की, इस फील्ड की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो आ रही है, दैट इज 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। डी तक ये चलता रहेगा। और इसके जस्ट बाद में जो है, यहाँ पे x इक्वल टू डी के जस्ट बाद में जो पॉइंट है वो b वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दिस b पॉइंट जो कि x इक्वल टू डी से लेके x इक्वल टू 2D के बीच में होगा, और इस बीच में b वाले पॉइंट के लिए जो फील्ड है वो कितनी आ रही है, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारे पास फिर से जो लाइन आ रही है वो ये ही कांस्टेंट ही है वैल्यू, बट कम हो गई। उधर थी 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो गई हमारे पास कितनी, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाली जो वैल्यू आ रही है, दिस इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह का कुछ ग्राफ या कर्व आएगा, है ना। यहाँ पे बाकी सब जगह पे जीरो, ये दो जगह पे जो होगी, यहाँ पे इन दो रीजन्स में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके बाद फिर से गॉस लॉ पे फिर से लौटते हैं, उसके एप्लीकेशन पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले केसेस करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास, लेट से कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कंडक्टिंग स्फीयर को हमने चार्ज दे दिया, लेट से कैपिटल Q, रेडियस R है। तो एक चीज़ तो हमें पता है ही कि इनसाइड पॉइंट पे, मतलब कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, तो ई की वैल्यू जीरो है। अच्छा, उससे उसी चीज़ को फिर मैंने कैलकुलेट करा है, जो रिजल्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, कि इंक्लूड इंड्यू जो इंटरनल चार्ज होगा, इंटरनल चार्ज या इनसाइड में जो चार्ज होगा, सॉरी, वो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इनसाइड चार्ज है जीरो, तो सारा चार्ज जो आ जाएगा सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। और वो सरफेस पे ड्यू टू सिमेट्री सिमेट्रिकली जो है वो फैला होगा। तो इसीलिए हम लोग चाहे यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर का केस लें, या केस ले लें हम लोग थिन कंडक्टिंग शेल का, थिन कंडक्टिंग शेल का, है ना, या थिन शेल का, कंडक्टिंग ना भी हो तो चलेगा, है ना। थिन यूनिफॉर्मली चार्ज, थिन यूनिफॉर्मली चार्ज, इसकी वजह से और कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से सेम फील्ड आती है। क्यों सेम फील्ड आती है, क्योंकि अगर वो बहुत पतला सा शेल होगा और इस पे चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी, वो वाला केस देख लो, और यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर का केस देख लो, है ना। ये कंडक्टिंग स्फीयर पे भी इवेंचुअली चार्ज तो कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल बाहर वाले पॉइंट पे ही पहुंच गया ना, सरफेसेस पे ही पहुंच गया ना। और अगर थिन शेल है तुम्हारे पास, तो भी शेल पे भी चार्ज तो बाहर ही होगी। अब वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, अगर चार्ज का डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो बिल्कुल सेम केस ही तो बन रहा है, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो। तो ये दोनों केस की वजह से हम एक ही जैसा ट्रीट करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल लो
या कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, ठीक है, दोनों की वजह से फील्ड सेम आती है। इनसाइड पॉइंट के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, एंड आउटसाइड पॉइंट के लिए जो होगी उसके लिए हम लोग गॉस लॉ लगा लेते हैं यहाँ पे। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जो गॉस लॉ लगाओगे तो फिर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे चले जाएं, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस, विच इज स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, तभी तो बाहर के पॉइंट पे है। फिर से गॉस लॉ लगाओ, फिर से एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया जिसके लिए ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन बेसिकली हो गया ई मल्टीप्लाइड बाई 4πr², दैट शुड बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज, जो कि पूरे स्फीयर पे जितना चार्ज है कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट एग्जैक्टली सेम है एज इफ टोटल चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर। मतलब कि यहाँ पे मान सकते हैं ऐसे केस में कि अगर किसी कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से किसी आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो हम क्या मान सकते हैं कि सारा का सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, उसकी वजह से जितना भी फील्ड निकालनी वही फील्ड निकाल दो, क्योंकि सेम रिजल्ट आ रहा है। इनसाइड पॉइंट के लिए काम नहीं करना है, क्योंकि इनसाइड पॉइंट के लिए हमें पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो ये रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं जिसमें बेसिकली चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं जो इधर से उधर कहीं जा सके। तो जहां पे जो चार्ज पैदा कर दिया गया किसी सिस्टम से उतना ही चार्ज है, ठीक है, और वो चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम पे बराबर से फैला हुआ है। दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है, रो जो है, ये वाला पार्ट रो, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल चार्ज इस पे दे दूं कैपिटल क्यू, रेडियस है कैपिटल आर, तो ये टोटल चार्ज कैपिटल क्यू को मैं अगर लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ रो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, टोटल चार्ज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है, 4π/3 कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से हम मेरे पास अगर मैं इनसाइड पॉइंट के लिए निकालना चाहूँ, अंदर के पॉइंट पे, फॉर आर लेस देन स्मॉल आर वाले पॉइंट के लिए अगर मैं फील्ड निकालना चाहूँ यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे ई वेक्टर निकालना चाह रहा हूँ, तो अब मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूँ स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर की। इस स्फीयर के अंदर में जितने भी चार्ज हैं उनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक अंदर में एक शेल है, इसके अंदर एक दूसरी शेल है थिन, इसके अंदर एक तीसरी शेल है थिन, ये सारी बहुत सारी शेल से मिलके बना हुआ है। शेल क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि शेल का रिजल्ट हम पहले ही जानते हैं, पिछले केस में निकाल लिया। तो ऐसे जितनी सारी शेल्स हैं उन सब के लिए ये वाला पॉइंट जो है पी पॉइंट जो हमारा है जहाँ पे हमें फील्ड निकाली है, सबके लिए आउटसाइड पॉइंट है ना, अंदर वाली शेल के लिए तो आउटसाइड पॉइंट होगा। और अभी हमने देखा था कि आउटसाइड पॉइंट के लिए जब हम फील्ड निकालते हैं फॉर अ थिन शेल या कंडक्टिंग स्फीयर, तो हम मान लेते हैं कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रखा है, सेंटर पे। तो जितनी भी शेल्स हैं सबका चार्ज मान लो सेंटर पे रखते जा रहे हैं, तो सबके चार्ज को सेंटर पे रखते जाएंगे तो बेसिकली स्मॉल आर रेडियस का जितना बड़ा स्फीयर ये वाला बन रहा है, इस स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज होगा स्मॉल क्यू, उस सारे स्मॉल क्यू को मैं क्या उठा के रख दूं, सेंटर पे रख दूं, और उस सेंटर पे रखे चार्ज की वजह से जितनी भी फील्ड पी पॉइंट पे आएगी अंदर वाले पॉइंट के लिए वही फील्ड आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब अंदर का चार्ज मुझे स्मॉल क्यू भी निकाल लेना चाहिए। तो स्मॉल क्यू निकालूंगा तो मैं फिर से क्या करूंगा, रो चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम विच इज 4π/3 इंटू स्मॉल आर क्यूब, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका इस तरह से। इनसाइड पॉइंट के लिए देखो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन वाले तरीके से अगर निकालना है तो देखो ये तो गॉस लॉ से निकाला हुआ है, इस तरीके से भी निकाल सकते थे। ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन इस सरफेस के लिए ई इंटू 4πr² हो गया इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू दिस मच आ गया, ठीक है। और स्मॉल क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के ऐसे रख दो, ठीक है, स्मॉल क्यू की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, देखो 4π से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, जो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट of a non-conducting sphere is rho by 3 epsilon naught times r vector। तो दिख रहा ना r वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो रेडियल डायरेक्शन में तो फील्ड हर केस में ही आ रही थी पॉइंट चार्ज की वजह से भी, बाहर भी अंदर भी, बट यहाँ पे देखो कि r जो है वो बाकी सब केस में r के साथ साथ कम होते जा रहा था, यहाँ पे अंदर अंदर में जब तक है तब तक r के साथ साथ बढ़ते जा रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे r बढ़ रहा है सेंटर से डिस्टेंस, फील्ड की वैल्यू भी कैसी लीनियरली इंक्रीज करती जा रही है। तो ये तो हो गया हमारे लिए इनसाइड पॉइंट का फील्ड का फॉर्मूला।
आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालना हो तब क्या करें? आउटसाइड पॉइंट के लिए और भी सिंपल, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट के लिए तो सीधी सी बात है, जो लॉजिक हम लोग लगाते जा रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो छोटे छोटे शेल से बना हुआ, मान लें हम इसको, ये बहुत छोटे छोटे शेल से मिलके बना हुआ है स्फीयर पूरा का पूरा, और सारे शेल्स के लिए बाहर वाला पॉइंट आउटसाइड पॉइंट ही हो गया ना। तो सारे शेल के लिए अगर आउटसाइड पॉइंट पे हम निकाल लें तो सारे शेल को हम कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर मान लें। सेंटर पे चार्ज है तो बेसिकली टोटल चार्ज जो कैपिटल क्यू है ना, उसको हम कहाँ पे रख दे रहे हैं? सेंटर पे रख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल वही केस हो गया कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर पे रखा है, पॉइंट चार्ज बन गया, और पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है। चाहे उसको गॉस लॉ के थ्रू निकालो, चाहे इस लॉजिक के थ्रू निकालो, आंसर वही आ रहा है। देखो, कैपिटल के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कैप की डायरेक्शन में, तो वही रिजल्ट आ जा रहा है। तो आप प्रैक्टिकली भी सॉल्व करने के लिए जब करोगे, आउटसाइड पॉइंट हो, चाहे वो शेल का हो, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर का हो, चाहे वो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हो, आउटसाइड पॉइंट का फील्ड निकालना इज सिंपल। क्या करना है? पहली स्टेप, इस सारे के सारे चार्ज को जो भी इस स्फीयर पे है सेंटर पे उठा के रख दो, और फिर पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके फील्ड निकाल दो आउटसाइड पॉइंट पे। इनसाइड पॉइंट पे क्या फर्क आया? यूनिफॉर्मली चार्ज शेल हो या कंडक्टिंग स्फीयर हो यूनिफॉर्मली चार्ज, उसकी वजह से इनसाइड पॉइंट पे आता है 0। और इस वाले केस में, है ना, अगर नॉन कंडक्टिंग लिया तो अंदर वाले पॉइंट पे रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर वेक्टर, ये इतना आता है फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं ई वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करने का आप लोगों को बोलूँ, तो आप खुद से देखो, फंक्शन तो हमने निकाल ही लिया है, इन फंक्शंस की इन वैल्यूज़ का यूज़ करके एक बार ग्राफ प्लॉट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का कैसा ग्राफ जाएगा कंडक्टिंग स्फीयर वाले केस में या यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, मतलब दोनों का एक ही केस बताया आपको कि दोनों का एक ही केस होगा। तो इस केस में और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के केस में, दोनों केस में किस तरह की फील्ड आएगी, एक मिनट यहाँ पे पॉज करो, खुद से निकालो और फिर मैच करो, देखो सही कर रहे हो या नहीं। चलो, कर लिया तो अब मैच भी कर लो कि कैसा होगा। कुछ इस तरह का फील्ड आएगा। देखो, अंदर में क्या था? शेल के अंदर में इनसाइड पॉइंट पे, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू जब तक कैपिटल आर से छोटी है तब तक फील्ड कैसी आ रही है? 0 आ रही है, तो ये 0 हो गया। बाहर में कैसी आ रही थी? पॉइंट चार्ज वाली, तो पॉइंट चार्ज वाली कैसी होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, तो आर के साथ साथ घटती जाती है, तो ऐसे घटती जा रही है बाहर वाले पॉइंट के लिए। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए देखो कितना आया था? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो आया था इनसाइड पॉइंट के लिए, ई इक्वल टू दिस मच। तो रो और एप्सिलॉन नॉट ये सब तो कांस्टेंट है ना, और ये ई है वाई एक्सिस पे, तो वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट एम इंटू आर जो है एक्स हो गया। तो वाई इक्वल टू एम एक्स लाइन क्या हो गई? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो सीधे लीनियरली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बढ़ती जा रही है कैपिटल आर तक। उसके बाद घटेगी किस फंक्शन से? इसी वाले तरीके से, क्योंकि इसके बाद तो फिर वही कहानी हो गई ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उसके बाद घटना चालू कर देगी इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम ये देखो, सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को एक बार सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो ये जो थिन शेल है, कितना भी थिन हो, इसकी दो सरफेस तो हो ही जाएंगी, एक बाहर से और एक अंदर से, ठीक है। टोटल चार्ज हमने पता है कि इस शेल पे हमने टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? 2q के बराबर, ठीक है। तो उनमें से कुछ चार्ज जाएगा इनर शेल पे, है ना, आउटर सरफेसेस पे ही चार्ज जाता है कंडक्टर के ऊपर, अंदर बॉडी के अंदर तो रहेगा ही नहीं। तो अंदर वाले साइड पे कुछ चार्ज मान लो चला गया ऐसा, ठीक है। इनर सरफेस पे जो चार्ज है उसको मान लेते हैं यहाँ पे चला गया स्मॉल क्यू। तो आउटर सरफेस पे मैं कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज से डायरेक्टली बोल सकता हूँ क्या कि कैपिटल 2q माइनस स्मॉल q के बराबर चार्ज होगा, क्योंकि इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे मिला के जो होना चाहिए, जितना पहले था उतना ही होना चाहिए, है ना, वो तो कम ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर इनर सरफेस पे मैंने ले लिया स्मॉल क्यू, तो आउटर सरफेस पे 2 कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, इतना हो गया। अब इसी कंडक्टिंग शेल को ऐसे मैं यहाँ पे अलग से बनाता हूँ। देखो, ये कंडक्टिंग शेल है ऐसा, बहुत पतली सी थिकनेस है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अपने यूज़ के लिए बड़ा सा बना रहा हूँ। ये कैपिटल आर है रेडियस, ठीक है।
ये वाला थिकनेस वाला पार्ट जो है एक्चुअली में तो बहुत कम है, बट मैं अपने प्रैक्टिकल ये इलस्ट्रेट करने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना ले रहा हूँ, मोटा बना रहे हूँ इसको, ठीक है। अब मैं एक गॉसियन सरफेस ऐसी ले लूँ जो अंदर से होके जाती हो, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ले लूँ जो अंदर से होके जाती है इस कंडक्टर के अंदर से। तो चूंकि ये पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस इनसाइड अ कंडक्टर है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब जो फ्लक्स जाएगा ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर टोटल फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज जीरो, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज भी इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अच्छा, इनक्लोज चार्ज में कौन कौन सा चार्ज है, एक तो वही सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है, एक तो यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू का, एक चार्ज यहाँ पे है इनर सरफेस पे, पूरी सरफेस पे मिला के जो है वो कितना है, स्मॉल क्यू है। तो इनक्लोज चार्ज में कितना आ गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस क्यू। तो इनर सरफेस पे फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट के लिए देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए दो पार्ट थे, इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ गया विच इज माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, आउटर सरफेस पे क्यू आउटर, दैट इज इक्वल टू कितना है, टू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, माइनस स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस कैपिटल क्यू रखो तो कितना आ गया, थ्री क्यू। तो अब ये चार्ज आ गया ना, आउटर सरफेस पे भी चार्ज आ गया थ्री क्यू के बराबर। अब बचा हमें फील्ड निकालना, फील्ड दो जगह निकालना हमें, कौन कौन सी जगह पे, एक तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, आर बाई टू डिस्टेंस पे। तो पहला वाला पॉइंट मान लेते हैं हमारा ए है अंदर में, ए पॉइंट जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी, आर बाई टू। तो ये जो दो शेल बन गया, अब ऐसे मान लो कि दो थिन शेल हैं, एक शेल जिसपे चार्ज है टोटल थ्री क्यू ये आउटर वाला, और एक है जिसपे चार्ज है माइनस क्यू। इन दोनों ही शेल के अंदर वाला पॉइंट हो गया ना ए पॉइंट। तो और शेल की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से इनसाइड पॉइंट पे फील्ड क्या आता है, जीरो। तो बाहर वाले शेल की वजह से ए पॉइंट की फील्ड जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए अगर मैं लिख रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बेसिकली दो रीजन से होगा, एक तो बाहर वाले शेल्स की वजह से वो विच इज जीरो, और दूसरा अंदर के पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पॉइंट चार्ज की वजह से अभी भी होगा, तो पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट लगा लो, के कैपिटल क्यू बाई सेंटर से या पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, आर बाई टू का, अब होल स्क्वायर लिख लेंगे, आर बाई टू डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू फोर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये पार्ट हो गया एक। दूसरा हमें निकालना है पॉइंट मान लो बी, दूसरा पॉइंट हमें निकालना सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, सेंटर से टू आर डिस्टेंस पे। तो ये जो दोनों शेल हो रहे हैं, उन शेल के भी बाहर वाला पॉइंट है, और पॉइंट चार्ज के लिए तो है ही बाहर, ठीक है, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी अगर मुझे निकालना है, तो शेल्स के केस में या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, सारे केसेस में आउटसाइड पॉइंट का हम लोगों ने क्या देखा था, कि हम लोग सिंपल एक रिजल्ट यूज कर लेंगे कि आउटसाइड पॉइंट के लिए सारे के सारे चार्ज को उठा के कहाँ पे रख दो, सेंटर पे रख दो। तो दोनों शेल पे मिला के कितना चार्ज है, टू क्यू के बराबर, वो भी सेंटर पे रख दो, और सेंटर पे ऑलरेडी एक चार्ज है कितना, क्यू। तो सेंटर पे टोटल चार्ज अब कितना आ गया, थ्री क्यू आ गया। अब थ्री क्यू चार्ज से टू आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, तो के टाइम्स थ्री क्यू बाय टू आर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू थ्री कैपिटल के कैपिटल क्यू बाय फोर आर स्क्वायर। आ गया ना रिजल्ट। तो ये दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। तो इस बार इस वाले प्रॉब्लम को भी देखते हैं कि कैसे करना है। इसमें सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज गिवन है, और एक शेल है जो कि इनर रेडियस आर आउटर रेडियस थ्री आर का शेल है, और ये नॉन कंडक्टिंग शेल है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शेल है मतलब कि अंदर में हर जगह चार्ज हो सकता है, यूनिफॉर्मली चार्ज भी है, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो जो है वो कांस्टेंट है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि शेल पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू डिवाइडेड बाय इस शेल का वॉल्यूम कितना है। अब इस शेल का वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि पूरे बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम विच इज थ्री आर रेडियस का जो भी स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम, माइनस आर रेडियस का जो भी बनेगा उसका वॉल्यूम। तो फोर पाई बाई थ्री तो सब में ही आएगा टर्म,
है ना, आउटर रेडियस का क्यूब विच इज 3r का क्यूब विच इज 27r क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब विच इज कैपिटल R क्यूब, ये आ गया रो की वैल्यू। तो 3 बाय 4 पाई इंटू 26 इंटू 4 104 पाई R क्यूब, ये तो आ गई रो की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद जरा निकालना चालू करते हैं कि कैसे निकलेगा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ R। तो देखो 3 डिस्टिंक्ट रीजन बन जाएंगे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहला रीजन है, फर्स्ट वाला जो रीजन है दैट इज फॉर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, मतलब कि अंदर में इस शेल के जो बीच में कैविटी वाला पार्ट दिख रहा है उसके उस जगह पे। अच्छा, इस कैविटी वाली जगह पे देखो तो शेल जो है ये पूरा शेल बना हुआ है, बहुत ही पतले पतले अलग अलग थिन शेल से मिला हुआ बना सकते हो। इनको मान सकते हो कि इस तरह का एक थिन शेल यहाँ पे बना हुआ है ऐसे। सॉरी, इसको दूसरे कलर से करता हूँ। ऐसा एक थिन शेल है, इसके ऊपर दूसरा एक थिन शेल है, उसके ऊपर एक तीसरा थिन शेल है। इन सारे थिन शेल से मिलके ये जो शेल बड़ा वाला बना हुआ है, इनर रेडियस R और आउटर रेडियस 3r का, और उन सब के इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो सबके इनसाइड पॉइंट पे अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो फील्ड क्या आएगी? 0 आएगी। तो बाहर वाले शेल की वजह से अंदर वाले पॉइंट पे यहाँ पे स्मॉल r लेस देन कैपिटल R के लिए फील्ड क्या आएगी? 0 आएगी। किस पॉइंट सिर्फ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी के ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? के इंटू चार्ज कितना है? माइनस क्यू बाई R स्क्वायर। इतना सिर्फ पॉइंट चार्ज वाला रिलेशन है। तो फर्स्ट वाले केस के लिए तो इजी हो गया। सेकेंड वाला रीजन देखते हैं। सेकेंड वाला रीजन कौन सा है? अच्छा, सेकेंड वाला रीजन भी एक सिंपल वाला रीजन लेते हैं जो कि सिंपलेस्ट। एक हमने फर्स्ट रीजन यहाँ अंदर लिया, सेकेंड बाहर ले लो। सेकेंड रीजन ले लो कंप्लीटली बाहर, है ना। तो इस बाहर वाले रीजन में देखोगे कि ये शेल को भी हम मान सकते हैं छोटी छोटी शेल से मिल के बना हुआ, और जो 2 पॉइंट है जो कंप्लीटली बाहर है वो बेसिकली हर एक थिन शेल के लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो बेसिकली उन सारी थिन शेल को तुम मान सकते हो कि वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब बोल सकते हो कि शेल का जितना का चार्ज है टोटल कैपिटल क्यू, उसको भी सेंटर पे ही ले जाओ, उसकी वजह से फील्ड जो आएगी 2 पॉइंट पे वही निकालना है हमें। तो सेंटर पे आप टोटल चार्ज कितना हो गया? देखो, शेल का चार्ज आया प्लस क्यू और सेंटर पे ऑलरेडी एक चार्ज रखा हुआ माइनस क्यू, दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया? 0 हो गया ना। तो 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड वाले केस के लिए, सेकेंड वाले केस विच मीन्स R ग्रेटर देन कैपिटल 3 टाइम्स कैपिटल R, इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई 0, है ना। इसमें भी हमें कुछ सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बचा बस बीच में, शेल के बीच में कैसे वेरी करेगी, सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है। थर्ड रीजन के लिए हमें, थर्ड रीजन यहाँ पे बीच में आ जाते हैं कहीं पे। इसके लिए अगर निकालना है तो अब फिर से कहीं पे मान लो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आ गए एक सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे आ गए, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, जो कि स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। स्मॉल r जो है बेसिकली कैपिटल R से बड़ा है या बराबर भी मान लो, और 3r से छोटा है या बराबर है। ठीक है, इस बीच में, शेल के बीच में हम लोग हैं कहीं पे भी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इस वाले पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालनी है। तो एक तो पॉइंट चार्ज माइनस क्यू की वजह से है, और दूसरा देखो इस जो स्मॉल r रेडियस का शेल मैंने लिया उसके बीच में जितना भी चार्ज आ रहा है, ये वाला इतने पार्ट, इस पार्ट में जितना भी चार्ज आ रहा है, इस पार्ट के चार्ज को मैं बोल दूं स्मॉल क्यू। उस स्मॉल क्यू को मैं सेंटर पे रख सकता हूं, और इसके बाहर में जितना चार्ज होगा उसका इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए इंटरनल पॉइंट हो गया। तो इंटरनल पॉइंट पे तो फील्ड क्या होती है? 0। तो अब बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जो फील्ड होगी ई, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा स्मॉल क्यू का। कैसे होगा कि स्मॉल क्यू को हम लोग ले जाके कहाँ पे रख दें? सेंटर पे, और सेंटर पे ऑलरेडी माइनस क्यू है। तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, कैप स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू, के इंटू स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधी मिल गई, यहाँ से हम लिखना चाहें सीधे के टाइम्स स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू बाई R स्क्वायर। अब बचा हमारा काम निकालना स्मॉल क्यू की वैल्यू का। अब स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालना है तो रो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है,
अब अंदर का जो शेल बच रहा है, ये डॉटेड पार्ट जो ब्लैक में मैंने दिखा रखा है, इतने पार्ट में कितना चार्ज होगा स्मॉल क्यू, ये निकालना है। तो ये स्मॉल क्यू निकालने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, कि इस वाले पार्ट का वॉल्यूम निकाल देते हैं और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे रो से। ठीक है, तो स्मॉल क्यू विल बी इक्वल टू रो टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, और इस वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्मॉल आर रेडियस का जितना स्फीयर का वॉल्यूम है, दिस वाला स्फीयर का वॉल्यूम, माइनस अंदर वाला पार्ट कैपिटल आर रेडियस का जो कैविटी है उसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रो इंटू 4 पाई/3 इंटू स्मॉल आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो रो की वैल्यू उठा के रखो 3Q, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में, और 4 पाई कैंसिल करना चाहो तो 4 पाई x 104 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 24। तो कैपिटल क्या आंसर आ रहा है देखो, कैपिटल Q बाई 26, ठीक है, इंटू स्मॉल आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये इतना चार्ज आ गया स्मॉल क्यू की वैल्यू का। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल क्यू की ये वाली वैल्यू उठा के इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, तो थर्ड वाले पार्ट में फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, तो स्मॉल ई विल बी इक्वल टू कैपिटल के बाई स्मॉल आर स्क्वायर, अलग रख दो। ठीक है, स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू की ये वाली वैल्यू उठा के रखो, तो कॉमन में कितना आ जा रहा है, कैपिटल क्यू तो कॉमन आ जा रहा है, तो कैपिटल क्यू तो कॉमन ले लो, बाकी सारे पार्ट को रख देते हैं। तो आर क्यूब बाई 26 कैपिटल आर क्यूब माइनस 1/26, ये तो आ गया स्मॉल क्यू, और इसमें माइनस कैपिटल क्यू कॉमन लेने के बाद 1 बचा, तो -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ रही है कितनी, के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू माइनस में अगर डिनोमिनेटर लो तो 26 कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस में ऊपर 27, तो स्मॉल आर क्यूब माइनस 27 कैपिटल आर क्यूब, ये इतना पार्ट आ गया। ठीक है, अब ये पार्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर, इस केस में जब स्मॉल आर की वैल्यू 3R से छोटी और कैपिटल आर से बड़ी हो। ठीक है, अब लास्ट पार्ट में हमें इसका ग्राफ भी प्लॉट करना था, तो ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ पे देखो, ग्राफ प्लॉट करने में जब तक ई की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल आर तक है, तो ई इक्वल टू -KQ/R स्क्वायर है, मतलब नेगेटिव साइन अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चालू करना पड़ेगा वो नेगेटिव वाले साइन से इधर साइड से चालू करना पड़ेगा, -KQ/R, तो माइनस इन्फाइनाइट से चालू होगा इस तरह का, कहाँ तक आ रहा है ये, इस तरह का कैपिटल आर तक, यहाँ तक ऐसे चालू होगा। ठीक है, घटते जाएगा मैग्नीट्यूड, किसी लेवल पे पहुंचा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये वाला फंक्शन चालू होगा, और ये फंक्शन में देखो, अगर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल 3R रख देते हो, मतलब जस्ट बाहर वाले के सरफेस के पॉइंट पे, बाहर पे, तो स्मॉल आर इक्वल टू 3R रखते ही देखो ये न्यूमरेटर यहाँ पे पार्ट कितना हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो मतलब शुरू होगा इसी वैल्यू से, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यही वैल्यू से चालू होगा, और हमें पता है कि 3R पे जाके 0 ही हो जाएगा, और इस बीच में घट रहा होगा। अब घट रहा होगा, टेंटेटिव सा ग्राफ बताना है, क्योंकि ये दिख ही रहा है कि ये फंक्शन कोई नोन फंक्शन तो बन नहीं रहा है, कोई पैराबोला हाइपरबोला ऐसा कुछ तो है नहीं, तो बस घटने वाला चीज़ ऐसे दिखा देना मैग्नीट्यूड में, ऐसे वाइट से दिखाऊं इसको, तो ऐसे कुछ भी तरीके से बना दो, बस इसको कनेक्टेड बना दो, और 3R के आगे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, 0 है, तो इसको आगे इस तरह से 0 कर दो, तो एक अंदाजे से ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, ये क्लियर, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये देखो, अब इसको पॉज करके ट्राई करो आप। तो इस प्रॉब्लम को अब करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्यूशन आएगा। इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, रो की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है, बट वो रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब कि
सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो सब डायरेक्शन में सेम तरीके से बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये वाली पार्ट की एक सिमेट्री है, बट यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एक स्फीयर इस तरह का ले लूं, कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर ले लूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं चार्ज हर जगह भर दूं ऐसे, जिससे किसी भी डिस्टेंस स्मॉल आर पे जाके मुझे यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है रो नॉट विच इज कांस्टेंट इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है सेंटर से, मेरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब इसमें पहला पार्ट तो पूछा है टोटल चार्ज कितना होगा। उसके लिए क्या करना है कि अब आर डिस्टेंस पे जाके हम एक बहुत पतली सी थिकनेस डी आर का एक शेल ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से डी आर की विड्थ का एक शेल ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसा करते हैं, चलो आर नहीं करते हैं इसे, स्मॉल आर तक के लिए हमें निकालना है। ये काम हम लोग कर लेते हैं चलो एक्स के लिए, है ना, बाद में फिर कंफ्यूजन आएगी। तो इसको आर हटाओ, एक्स कर दो इसको सब जगह। सेंटर से हम लोग एक्स डिस्टेंस पे गए और डी एक्स थिकनेस का हम लोगों ने एक शेल ले लिया, बहुत पतला सा शेल है। और इस शेल के बीच में, चूंकि ये डी एक्स बहुत छोटा है, इस बीच में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो को हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो सिर्फ इस शेल के अंदर में जो चार्ज है उसको अगर मैं डी क्यू बोलूँ तो डी क्यू विल बी इक्वल टू इस शेल का वॉल्यूम विच इज एरिया मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। इस पूरे एरिया को ऐसे फ्लैट फैला दो, तो किसी तरह से मान लो काट कूट के तुमने फ्लैट फैला दिया तो एक शीट जैसा बन जाएगा ना। तो शीट का एरिया मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, यही हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना, रो से। तो रो टाइम्स डी वी ऐसा लिखोगे, रो की जगह आ गया रो नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इंटू वॉल्यूम विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शेल विच इज 4 पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई विड्थ ऑफ द शेल विच इज डी एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आर भी नहीं लिखना। आर क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि आर तो इन जनरल सेंटर से डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। अब हम लोग सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे हैं? एक्स डिस्टेंस पे हैं, तो रो नॉट एक्स लिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये रो नॉट एक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ गई 4 पाई बाई कैपिटल आर इंटू रो नॉट इंटू एक्स क्यूब डी एक्स, इतना आ गया डी क्यू की वैल्यू। अब मैं मान लेता हूं कि कहीं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक ऐसा स्फीयर बना हुआ है। इस पूरे स्फीयर के अंदर जो चार्ज है उसको मैं बोल देता हूं कि स्मॉल क्यू है, ठीक है। अब उस स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है तो जितने छोटे छोटे शेल बन रहे हैं उन सब के शेल के चार्जेस को जोड़ना है। शेल की रेडियस कहाँ से शुरू होंगी? जीरो से कहाँ पे खत्म होंगी? आर तक। क्योंकि हम उसके उसके बाहर वाले अभी हम चार्जेस की वैल्यू नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ अंदर वाले की जोड़ रहे हैं, है ना। मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये वाले पार्ट का चार्ज मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेट कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से लेके स्मॉल आर तक, यहाँ पे जीरो से लेके क्यू तक। तो क्यू की वैल्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू हो गई 4 पाई रो नॉट बाई कैपिटल आर इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 बाई 4, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 4 बाई 4 लिमिट लगाओ तो बेसिकली आर टू द पावर 4 बाई 4 आ गया सर। 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया पाई रो नॉट बाई कैपिटल आर स्मॉल आर की पावर 4, ये क्यू चार्ज आ गया। तो स्मॉल आर डिस्टेंस का रेडियस या स्मॉल आर रेडियस का कोई भी स्फीयर ले लो, अंदर में होना चाहिए, उसके अंदर का टोटल चार्ज मिला के हमें आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर पूछा था। टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर अगर मैं कैपिटल क्यू निकालना चाहूँ तो यहीं पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दूँ तो सही है ना। क्योंकि अब स्मॉल आर को बढ़ाते बढ़ाते, रेडियस बढ़ाते बढ़ाते मैंने कैपिटल आर पे कर दिया, तो उसके अंदर का जो जो भी चार्ज है वो बेसिकली टोटल चार्ज के बराबर है। तो यहाँ पे कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख के, विच इज इक्वल टू कितनी आ रही है? पाई रो नॉट कैपिटल आर का क्यूब। तो एक पार्ट तो ये आंसर आ गया, क्लियर है। अब दूसरा हम लोग फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। तो अब इसमें दो केस लेंगे फिर से हम। एक इनसाइड पॉइंट के लिए केस 1 व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर।
इनसाइड पॉइंट के लिए वही कहानी हो गई कि जो स्फीयर था हमारा, जो बड़ा वाला स्फीयर कैपिटल आर का रेडियस का था, उसके अंदर में जो हमने शेल बनाया है स्मॉल आर रेडियस का, शेल नहीं सॉरी स्फीयर बनाया जो स्मॉल आर रेडियस का, वो पूरे स्फीयर को हम सेंटर पे रख सकते हैं, और उस स्फीयर के बाहर का जो भी चीज होगा वो सारे बहुत सारे शेल से मिलके बना है, जिसकी वजह से इनसाइड पॉइंट पे फील्ड जीरो आनी है। तो एक बार मैं फिर से इस चीज को रिकैप करता हूं यहाँ पे डायग्राम बना के कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरे पास ये कैपिटल आर रेडियस का टोटल स्फीयर था, मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो मैंने एक स्फीयर बना लिया स्मॉल आर रेडियस का। इस स्मॉल आर रेडियस के अंदर के स्फीयर में जो टोटल चार्ज है, दिस टोटल चार्ज इज स्मॉल क्यू। अब इस वाले पॉइंट पे जो भी फील्ड होगी बेसिकली स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से होगी, और अंदर में सारे के सारे चार्ज को हम मान सकते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर पे। तो अब पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, वही रिजल्ट आएगा। और जो बाहर में यहाँ पे जो मैं पिंक से दिखा रहा हूँ, जितना बाहर में चार्ज है ये सारा चार्ज बहुत सारे पतले पतले शेल से मिलके बना हुआ है, और उन सारे शेल्स के लिए जिस पॉइंट पे हमें फील्ड अभी निकालना है वो इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट पे तो फील्ड जीरो ही जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ कि स्मॉल क्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता ही है एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, तो अब फील्ड निकालना आसान हो गया। तो हम पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, के स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, स्मॉल क्यू की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, कैपिटल के की वैल्यू भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लो, जिससे पाई पाई से कैंसिल हो जाए। तो रो नॉट, ठीक है, रो नॉट बाई कैपिटल आर, ठीक है, ये आर की पावर 4/r² में ऊपर में हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था तो 4 एप्सिलॉन नॉट अभी भी बच गया, 4 एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो ई की वैल्यू आ गई कितनी, रो नॉट आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट आर, फॉर आर लेस देन यहाँ पे कैपिटल आर। सेकेंड वाला केस और इजी है, सेकेंड वाले केस में हमें स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए निकालना, मतलब कहीं यहाँ पे पॉइंट है। सेकेंड वाले केस के लिए ये वाले स्मॉल आर पे ये वाली पोजीशन के लिए, ये सेकेंड पॉइंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट के लिए पूरे स्फीयर पे जितना भी चार्ज है सबको हम सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हैं, तो सेंटर पे सबको रखा मानेंगे तो टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, तो के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सेकेंड वाले केस के लिए अब हमारे पास सीधा रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा, ई इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर विच इज ई इक्वल टू कैपिटल के की वैल्यू अगर उठा के नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, या लिखना भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रो नॉट आर क्यूब बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये वाला पार्ट हो गया फॉर आर ग्रेटर देन आर, ये वाला पार्ट हो गया फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर हमारी निकल गई। क्लियर, ठीक। अब एक और इंटरेस्टिंग केस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिस पे आईआईटी डायरेक्ट एकदम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुकी है 2-3 बार। कौन सा केस आता है, जब हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर से एक स्फीयर ही काट के निकाल दें। तो ऐसा मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, बड़ा वाला स्फीयर, जिसका सेंटर मान लो कि C1 वाले पॉइंट पे यहाँ पे है, ठीक है। इसके अंदर से एक दूसरा छोटा सा स्फीयर काट के निकाल दिया जिसका सेंटर यहाँ पे C2 है, ये वाला पॉइंट मान लो C2 है, ठीक है, ये 2 अलग चला गया C2। तो एक बड़े स्फीयर जिसमें टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज इसको किया गया है, नॉन कंडक्टिंग है, रो चार्ज डेंसिटी है, उसके अंदर से ये दूसरा स्फीयर ही काट के निकाल लिया गया। अब कैविटी आ गई, और इस कैविटी में हम लोग प्रूव कर सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कि कैविटी का कोई भी पॉइंट पकड़ लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, यूनिफॉर्म। तो अब कोई भी पॉइंट के लिए प्रूव करना, तो कोई भी पॉइंट पकड़ लो, मान लो ये पॉइंट P है, पहले वाले बड़े वाले के सेंटर C1 से अगर P को मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ये ज्वाइनिंग वेक्टर मान लो R1 वेक्टर है। जो कैविटी का सेंटर है, कैविटी का जो सेंटर है C2, उससे P पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं तो जो वेक्टर है वो मान लो R2 वेक्टर है, और दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर बन रहा है ना
वो मान लो डी वेक्टर है, मतलब बड़े वाले के वेक्टर से लेके, बड़े वाले के सेंटर C1 से लेके कैविटी के सेंटर को ज्वाइन किया तो ये डी वेक्टर है। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है हमें। रिजल्ट तो लेकिन सिर्फ एक केस में पता है कि अगर ये कुछ काटा कूटा नहीं होता, एक कंप्लीटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता रो चार्ज डेंसिटी का, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट R1 वेक्टर पे ऐसे या R वेक्टर पे हम फील्ड निकाल सकते थे। वो कितना आता था, रो R/3 एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर के टर्म में लिखना था तो रो R वेक्टर/3 एप्सिलॉन नॉट लिख देते। तो इस तरह के क्वेश्चन, कैविटी वाले क्वेश्चन हम लोग किए तो बहुत जगह हैं। हम लोग सेंटर ऑफ मास में करते थे, है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए करते थे। कोई भी पार्ट जब भी हम लोग काट के निकालते हैं तो उसको ऐसे तरीके से सोचते हैं कि इसको पहले भर दो सेम चार्ज डेंसिटी रो से, और फिर उतना ही घटा लेना, सुपर पोजिशन लगा देते हैं। तो अब इसी को इक्विवेलेंट के टर्म में समझो कि जो सिचुएशन हमें दिखा रखी है कि बड़े स्फीयर में से छोटा पार्ट काटा हुआ है, उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक बड़ा स्फीयर है ना, यहाँ पे पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि बड़ा स्फीयर है जिसमें हर जगह रो चार्ज डेंसिटी है, और जितना पार्ट कैविटी का था उस कैविटी वाले पार्ट में अलग से मान लो कि माइनस रो चार्ज डेंसिटी है। ये वाला चीज मिला के इसके और इसके दोनों के बराबर है। ये चीज क्या क्लियर हो रही है, दोनों के बराबर है। आखिरी में मैं इसको माइनस रो चार्ज डेंसिटी को इसके ऊपर ले जाके जहां पे भी रखूंगा तो प्लस रो और माइनस रो मिला के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जो शुरू में था, मतलब कोई चार्ज नहीं था यहाँ पे कैविटी में, तो वही चीज हो गई ना। तो अब पी पॉइंट पे फील्ड मुझे निकालना है तो मैं इसकी वजह से निकाल लूँ, पहले वाले रो चार्ज डेंसिटी के स्फीयर की वजह से, और दूसरे माइनस रो चार्ज डेंसिटी की स्फीयर की वजह से, और दोनों को वेक्टर ऐड कर दूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जानी चाहिए। वही काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले वाले बड़े वाले स्फीयर की वजह से पी पॉइंट पे फील्ड मान लो E1 वेक्टर है, और दूसरे वाले की वजह से मान लो यहाँ पे E2 वेक्टर है। तो पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सुपरपोजिशन से E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पे जो भी नेट फील्ड आएगी वही है। अच्छा, E1 वेक्टर अब डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं, रो R1 वेक्टर/3 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे में रो की जगह अब क्या लग जाएगा, माइनस रो। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितनी आ रही है, माइनस रो। दोनों को उठा के क्या करें, अब जोड़ दें, जोड़ा तो रो/3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो इतना कॉमन हो गया। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आया। अब यहाँ पे जो वेक्टर ट्राइंगल दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा करके देख लो। पहले का सेंटर ये है C1, कैविटी का सेंटर है C2, ये पॉइंट है P, C1 से P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है R1 वेक्टर, C1 से C2 से P को ज्वाइन करने वाला है R2 वेक्टर, और दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है दिस वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। इस वेक्टर ट्राइंगल में ऐसे लिख सकते हो ना, ये वाला वेक्टर डी वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, तो डी वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से आ जाएगा डी वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, R1 माइनस R2 को उठा के सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं, R1 माइनस R2 को सब्सटीट्यूट कर दिया हम लोग ने किससे, डी वेक्टर से। तो जो रिजल्ट आया वो देखो कितना बढ़िया सा रिजल्ट आ गया कि इसमें कहीं पे R1 R2 का नामो निशान नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज पी पॉइंट की लोकेशन क्या है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज ये पी पॉइंट इसी कैविटी का अंदर का पार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डी वेक्टर पे फर्क पड़ता है, मतलब दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है उस पर फर्क पड़ता है, और डायरेक्शन भी क्या है, मतलब बड़े वाले के सेंटर से लेके दूसरे छोटे वाले या कैविटी के सेंटर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो हर एक पॉइंट पे सेम होगी। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इस कैविटी के अंदर में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी वैल्यू कितनी है, रो/3 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि रो/3 एप्सिलॉन नॉट तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पॉइंट का याद ही रखना है। अब बस वहां पे जो आर वेक्टर था, यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, डी वेक्टर, और डी क्या है, दोनों के सेंटर को बीच में ज्वाइन करने वाला वेक्टर, मतलब बड़े वाले के सेंटर से लेके कैविटी के सेंटर को ज्वाइन करो तो वो जो वेक्टर आएगा वो डी वेक्टर है। क्लियर है ये बात, चलो इस पे क्वेश्चन करो एक। तो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
है ना। ये कैविटी गिवन है और दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी रो गिवन है, ठीक है। तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस C1 C2 के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है A, तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगी उसका मैग्नीट्यूड देखो तो कितना आ जाएगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस विच इन दिस केस इज A, ठीक है। तो रो A बाई 3 एप्सिलॉन नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डायरेक्शन क्या होगी, बड़े वाले के सेंटर से कैविटी के सेंटर की तरफ, C1 से C2 की तरफ, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे है अभी, रेस्ट की कंडीशन से इसको यहाँ से छोड़ा है अभी, और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो जैसे ही छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, तो इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, Q टाइम्स Q विच इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि इस केस में क्या है, स्मॉल e मान लो, है ना। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो स्मॉल e टाइम्स e, कैपिटल E, है ना, विच इज इक्वल टू कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल e रो A बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इतना फोर्स लग जाएगा। तो एक्सेलरेशन इसका जो हो जाएगा A इक्वल टू F बाई M, क्योंकि इकलौती फोर्स लग रही है, तो ये हो गया स्मॉल e रो A बाई 3m एप्सिलॉन नॉट, इतना एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। इस एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करेगा और रेस्ट से मोशन स्टार्ट करेगा और इस पीछे की तरफ सीधी लाइन में चलता हुआ आएगा, क्योंकि रेस्ट से मोशन स्टार्ट हो रहा है तो जिधर फोर्स लगेगा उधर की तरफ चलता हुआ चले जाएगा। तो ये लाइन बना देते हैं, इस लाइन में ऐसे सीधे हुए चलते हुए चले आएगा, यहाँ पे जाके इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सेंटर से इस वाले जिस पॉइंट को हिट कर रहा हूँ उसको भी ज्वाइन कर दूं ऐसे सीधी लाइन से, इस तरह से ये वाली लाइन बना देते हैं, ठीक है। इफ दिस एंगल इज थीटा बाई सिमेट्री, ये भी एंगल आ जाएगा थीटा, ठीक है ना, ये एंगल थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू गिवन है 45, तो ये 45 ये 45, तो ये अंदर वाला एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये डिस्टेंस आर है, रेडियस के बराबर, ये भी डिस्टेंस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल है एल, वो इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन एल विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट विच इज √2r, है ना, हाइपोटेन्यूज √2r के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितने टाइम में करेगा वो निकालने के लिए अब देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस हो रहा है यहाँ पे, रो ई ए एम एप्सिलॉन नॉट सब कुछ तो कांस्टेंट ही है। तो अब सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल एल विल बी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 2l बाई ए का अंडर रूट, l और a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, l की जगह √2a, तो 2√2 इंटू आर बाई ए की जगह आ गया स्मॉल e रो a, ऊपर में चला गया कितना, 3m एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे a से ये कंफ्यूजन ना कर लेना, ये एक्सेलरेशन है तो मैं ac लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन को ac लिख देता हूँ, ठीक है। तो ई रो ए ऊपर में 3 चला गया तो 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 6 इंटू एम एप्सिलॉन नॉट, और इन सब का अंडर रूट, तो अंडर रूट के अंदर में अंडर रूट भी आ रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ है, 6√2 r m एप्सिलॉन नॉट बाई ई रो ए के बराबर, इन सब का अंडर रूट, ये आ गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये वाला करते हैं। इसमें एक लॉन्ग सिलेंडर है, इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है, जिसका क्रॉस सेक्शन कटा हुआ ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से फील्ड बताना अंदर वाले पॉइंट पे। तो अब इस क्वेश्चन को फिर से देखा जाए। अब ये क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल लास्ट पार्ट में जिस तरह से पूछा गया है वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको पहले मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो पहले तो एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग यूनिफॉर्म सिलेंडर की वजह से फील्ड निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी कैविटी वगैरह पे पहुंचेंगे, है ना। तो पहले सिलेंडर का एक केस लो, है ना, कि एक बहुत लॉन्ग सिलेंडर है, बड़ा सा सिलेंडर है लेंथ में, ऐसा मान लिया, इस तरह का एक सिलेंडर ले लिया, एक्सिस यहाँ पे बना ली इस तरह से, और इस सिलेंडर का रेडियस मान लिया कि आर है, कैपिटल आर के बराबर है, और इसमें हर जगह पूरे वॉल्यूम पे सब जगह चार्ज भरा हुआ है,
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, रो है। और अगर ऊपर नीचे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो एक चीज़ तो हम कह ही सकते हैं कि कहीं पे भी चले जाओ सेंटर से किसी भी डिस्टेंस स्मॉल आर पे जो फील्ड होगी वो क्या होगी, सेम होगी, चाहे किधर भी जाओ, है ना, सेम होगी। और होगी किधर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जो हमें निकालना है वो तो इजी पड़ेगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए बेसिकली इस पूरे सिलेंडर पे जितना चार्ज जा रहा है उसको स्क्विश करके ऐसे मान लो कि एक्सिस पे चले जा रहा है ना, क्योंकि गॉस लॉ लगाओगे तो ई डॉट डी आर के इंटीग्रेशन से फिर वही सेम रिजल्ट निकल के आ जाना है। हम इंटरेस्टेड हैं इनसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालने में। तो इस लॉन्ग सिलेंडर के अंदर में कहीं पे पहुंचते हैं, ठीक है, इस लॉन्ग सिलेंडर के अंदर में कहीं पे पहुंचते हैं मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पहुंचते हैं ऐसे, ठीक है। और एक मान लो सिलेंडर हम लोग ले लेते हैं एल लेंथ का, एल लेंथ का हमने मान लो सिलेंडर ले लिया। और इस सिलेंडर की जो सरफेसेस हैं उस सरफेस में क्लोज सरफेस से तो क्रॉस करेगा फील्ड लाइन, लेकिन ऊपर और नीचे वाली जो सरफेस हो गई, फ्लैट जो डिस्क वाली सरफेस हो गई, उससे कोई भी फ्लक्स जा नहीं रहा है, तो उससे हमें फ्लक्स कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि फील्ड लाइन जो है उस प्लेन के पैरेलल ही होके जा रही है, ठीक है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, जैसा कि देख चुके हैं। तो अब आप इस सिलेंडर को जो मैंने पिंग बनाया, इस सिलेंडर के लिए अगर मैं गॉस लॉ लगा लूं और इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे, मैं मान लूं कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे, बाहर वाले पॉइंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, इनसाइड पॉइंट के लिए, यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ये वाले स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से ई है। तो अब गॉस लॉ से टोटल फ्लक्स लिखूंगा तो कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो ई डॉट डी ए के इंटीग्रेशन में ई बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, ई मल्टीप्लाइड बाई कर्व्ड सरफेस का एरिया इतना आया। और कर्व्ड सरफेस जिसका रेडियस है स्मॉल आर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस जिसका रेडियस है आर और लेंथ है एल, वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल। तो ये इतना हो गया फ्लक्स। और फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कितना इनक्लोज चार्ज है, तो वो देखो कि अंदर वाले जो हमारे पास सिलेंडर बन रहा है उस सिलेंडर के अंदर में टोटल इनक्लोज चार्ज की बात हो रही है। तो वो टोटल इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो अंदर में है मल्टीप्लाइड बाई रो। तो रो टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, है ना, ये आ गया वॉल्यूम इंटू रो। तो यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आर से ये स्क्वायर का टर्म जा रहा है और ई की वैल्यू निकल के आ जा रही है कितनी, रो एल आर बाई, अच्छा एल भी कैंसिल हो रहा है, एल भी कैंसिल हो रहा है, तो इसको भी उड़ाओ। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई रो इंटू आर बाई, अच्छा ये सॉरी ये इतना पार्ट तो आया क्यू इनक्लोज्ड, टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता ना, तो बाई एप्सिलॉन नॉट भी, तो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। अच्छा, फील्ड को इसी वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो जिधर आर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में फील्ड होगी, तो मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा, तो ई वेक्टर कैन बी रिटन एज रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या पिछली चीजों से रिलेट कर पा रहे हो कि अगर एक स्फीयर के अंदर में आर वेक्टर डिस्टेंस पे हम लोग होते थे, आर वेक्टर पे होते थे किसी पॉइंट पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी ई वेक्टर इक्वल टू रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, रो आर वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बस इतना ही डिफरेंस आ रहा है 2 और 3 का, बाकी सब सेम है। अच्छा, इसके आगे की मैं कहानी अगर फिर से वही बताऊं कि किसी भी पॉइंट पे ले लूं, मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे एक जनरल केस के लिए भी सॉल्व करना चाहूँ कि एक सिलेंडर ले लूं इस तरह से जिसका क्रॉस सेक्शन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, बड़े वाले सिलेंडर का सेंटर C1 पॉइंट पे है और इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कैविटी काट दूं, मैं लॉन्ग सिलेंडर के अंदर से दूसरा लॉन्ग सिलेंडर काट दूं, इसका सेंटर C2 है और C1 से C2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर अगर मैं बोल दूं कि ये वेक्टर मान लो D वेक्टर है, तो इस कैविटी के अंदर में कोई भी पॉइंट P पे फिर से वही सेम डेरिवेशन में कर लूंगा कि इधर R1 वेक्टर C2 से ज्वाइन करने वाला R2 वेक्टर और सुपर पोजिशन लगा दूंगा, तो यहाँ पे रिजल्ट एक जनरल रिजल्ट मेरे पास निकल के आ जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, सिलेंड्रिकल कैविटी विल बी इक्वल टू रो इनटू जो सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट है या एक सेंटर से दूसरे के अलोंग जो वेक्टर बना डी वेक्टर, रो डी वेक्टर बाई पहले 3 आया था, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आ जाएगा। ये पार्ट तो आप खुद से ट्राई करो, जो डेरिवेशन देखा था बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो ये रिजल्ट आ गया। अभी इस क्वेश्चन में जो दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले वाले का सेंटर, मतलब कि बड़े वाले सिलेंडर का सेंटर यहाँ पे है, और जो कैविटी है उसका सेंटर यहाँ पे है। बड़े वाले के सेंटर से दूसरे के सेंटर को ज्वाइन किया मैंने, तो ये डिस्टेंस जो डी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, r/2 आ रहा है। और इसी डायरेक्शन में इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, देखो यहाँ पे E, इस केस में यहाँ पे अंदर में E विल बी इक्वल टू ρ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी की जगह कितना आ जाएगा, r/2 इंटू r/2। ठीक है, मैग्नीट्यूड के टर्म में बोलें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ρr/4 एप्सिलॉन नॉट। और वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कैसे करना था। बिल्कुल वही लास्ट में जो हम लोगों ने स्फेयर का किया उसी को आगे एक्सटेंड करना था, बस गॉस लॉ को फिर से अप्लाई करके। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप जितने प्रॉब्लम्स थे आप लोगों को समझ में आए, थ्योरी समझ में आई।